नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। धान की खेती अधिकतर किसान रोपाई विधि से करते हैं, लेकिन धान की रोपाई करते समय मजदूरों की समस्या देखने में आती है। अगर किसान धान रोपाई यंत्र का उपयोग करें तो इस तरह की समस्याओं से बच सकते हैं। तो धान रोपाई यंत्र किस तरह से कार्य करता है, इस बारे में जानकारी दे रही हैं कृषि अभियंता निधि कुमारी। तो पैडी ट्रांसप्लांटर एक्चुअली एक ऐसा यंत्र है जिसको आप प्रयोग करके लेबर की रिक्वायरमेंट को कम कर सकते हैं और जो आपका कॉस्ट होता है, जो उसमें खर्च होता है खेती करने में, वो आप कम कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि आप जब धान की खेती या रोपाई या बुआई करते हैं, अगर आप उसको मैनुअली मानव संचालित अगर वो होता है तो उसमें बहुत कम ही एरिया आप ट्रांसप्लांट कर पाते हैं। जैसे कि 700 से 10,000 स्क्वायर मीटर की क्षेत्रफल को आप कवर कर पाते हैं। लेकिन अगर हम मैकेनाइजेशन की बात करें तो पैडी ट्रांसप्लांटर अगर यूज़ करते हैं तो उससे आपकी जो फील्ड कैपेसिटी है, जो बोलते हैं कि प्रति हेक्टेयर प्रति घंटे कितना हेक्टेयर आप जो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, ये काफ़ी बढ़ जाता है। तो उसमें पैडी ट्रांसप्लांटर बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका जो मानव द्वारा संचालित होता है, जिसको बोलते हैं मैन्युअली ऑपरेटेड पैडी ट्रांसप्लांटर, और दूसरा होता है राइडिंग टाइप, और उसको बोलते हैं हम सेल्फ प्रोपेल्ड मतलब स्वसंचालित पैडी ट्रांसप्लांटर। धान की यांत्रिक रोपाई के लिए चटाई नुमा नर्सरी तैयार करने की जरूरत होती है। यंत्र से धान की अच्छी रोपाई मुख्य रूप से चटाई नुमा पौध की गुणवत्ता पर निर्भर करती है, इसलिए अच्छी चटाई नुमा पौध तैयार करना जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले स्वस्थ बीज का चयन करें, फिर बीज को पानी में भिगोकर गीली बोरी को 24 घंटे तक ढक कर रखें। जब बीज अंकुरित हो जाए और जड़ का शुरुआती भाग दिखे, तब नर्सरी बेड़ में बीजों की रोपाई करें। नर्सरी बेड़ तैयार करने के लिए आमतौर पर गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट 1:3 में मिट्टी में मिलाया जाता है। बीज को नर्सरी में बोने के बाद पौध में 18 से 23 दिनों में 3 से 4 पत्तियां आ जाती हैं, तब धान की रोपाई कर सकते हैं। इसके लिए तैयार पौध को सावधानी पूर्वक यंत्र प्लेटों के आकार का काटा जाता है। तो पैडी ट्रांसप्लांटर जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। उसमें हम अगर बात करें पहले तो राइडिंग टाइप या सेल्फ प्रोपेल्ड टाइप की, तो ये दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः। सेल्फ प्रोपेल्ड में आपके होते हैं कि एक होता है कि जो 6 रो ट्रांसप्लांट करता है, मतलब अगर आप एक बार पैडी ट्रांसप्लांटर चलाते हैं तो वो 6 पंक्तियों में रुपाई करते हैं। और दूसरा होता है 8 रो में जो रुपाई करते हैं। तो 6 रो वाले जो होते हैं वो सिंगल एक्टिंग मैकेनिज्म पे काम करता है, तो इसकी जो फील्ड कैपेसिटी होती है काफ़ी कम होती है। तो पहली बात कि ये कैसे संचालित होते हैं, तो सेल्फ प्रोपेल्ड बेसिकली आपका डीजल इंजन से भी संचालित हो सकता है या पेट्रोल से भी संचालित हो सकता है। और इसकी जो कूलिंग इंजन की जो कूलिंग होती है, जैसे आप देखते हैं कि ऑटोमोबाइल्स में हम पानी का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे एयर कूल्ड कूलिंग मैकेनिज्म होता है। तो इससे आपको अन्य व्यवस्था नहीं करनी पड़ती है पानी की या फिर किसी और चीज़ की। खेत की तैयारी सामान्य तौर पर पडलिंग करके की जाती है। तैयार खेत में लगभग 1 से 2 इंच तक पानी रहना चाहिए ताकि यंत्र आसानी से चल सके और रोपाई का काम सुगमता से हो सके। खेत में अधिक पानी होने पर और अधिक गहराई तक जुताई करने पर यंत्र को चलाने में कठिनाई होती है। चटाईनुमा पौध को प्लेट में रखने की विधि। चटाईनुमा पौध को ठीक से उगाया जाना चाहिए ताकि इसे मशीन की प्लेट में ठीक से बिना टूटे हुए रखा जा सके। चटाईनुमा पौधे को प्लेट में आसानी से सरकाते हुए प्रवेश कराना चाहिए। पौध को प्लेट में रखने के पूर्व पौध दबाने की रॉड को हटा लिया जाता है और पौध रखने के बाद रॉड को पुनः वहीं लगा दिया जाता है। जब प्लेट में पौध आधी रह जाए तो प्लेट को पौध से पुनः भर दिया जाता है, जिससे पौध से पौध की दूरी एक समान बनी रहती है। तो सेल्फ प्रोपेल्ड में जो देखा गया है
इसका जो फील्ड कैपेसिटी होता है 0.13 से लेके 0.20 हेक्टेयर प्रति घंटे की होती है। तो इसमें अगर बात करें कि कितने व्हील होते हैं, तो व्हील इसमें एक व्हील होता है, सिंगल व्हील ड्रिवन बोलते हैं उसको। तो इसमें एक ही व्हील होता है, लेकिन इसको संचालित करने के लिए जो पावर चाहिए होता है वो बेसिकली आपके छोटे इंजन भी संचालित कर सकते हैं, और इसमें लगते हैं आपको बेसिकली आपको लग जाता है 4 HP जैसे पावर की रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो ये होता है आपका 8 रो ट्रांसप्लांटर। लेकिन अब दूसरी वाले सेल्फ प्रोपेल्ड की बात करें तो दूसरा एक आता है जिसको बोलते हैं 8 रो ट्रांसप्लांटर। तो इसमें क्या होता है कि 12 HP की इंजन होती है, स्वसंचालित इंजन होती है। तो इसका जो फील्ड कैपेसिटी होता है जो पहले वाले 8 रो से वो ज़्यादा होती है, इसमें एनर्जी की खपत भी ज़्यादा होती है बेसिकली। तो अगर हम बात करें इसमें रो टू रो स्पेसिंग कितनी होती है, मतलब प्लांट से पौधे के बीच की स्पेसिंग कितनी होती है, तो ये 30 सेंटीमीटर जैसे होती है, और एडजस्टेबल भी होता है ये। अगर बात करें दूसरे ट्रांसप्लांटर की, तो एक होती है मैनुअली ट्रांसप्लांटिंग, जिसको बोलते हैं कि वॉकिंग टाइप, वॉक बिहाइंड ट्रांसप्लांटर। मतलब आप देखते होंगे कि ट्रांसप्लांटर का जो ट्रे होता है वो आगे लगा होता है, तो ये भी एयर कूल टाइप होता है, और इसमें कोई कुछ भी ऐसा नहीं है कि पावर की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें हाथ से संचालित होती है, और उसमें बेल्ट और पुल्ली से वो जो सीडलिंग जो मैट टाइप तैयार करते हैं नर्सरी, उसको हम ट्रे पे रखते हैं, और वो जैसे 2 फिंगर के बीच में एक सीडलिंग कैसे वो गिरता है वैसे वो जमीन पे गिरता है, और अपने कुछ डेप्थ पे 25 से 35 सेंटीमीटर डेप्थ पे वो धंस जाता है मिट्टी के अंदर। तो ये जनरली क्या होता है, जो पडल कदवा किया हुआ जो जमीन होता है उसमें हम करते हैं, यूज़ करते हैं। तो ये भी काफ़ी मतलब फेमस है हमारे फार्मर्स के बीच में। अगर आपकी लैंड होल्डिंग कम है तो आप मानव संचालित राइस ट्रांसप्लांटर पे भरोसा कर सकते हैं, उसको अपना सकते हैं। इन यंत्रों की कीमत अलग अलग होती है, जो कि इनकी कतारों और इंजन की क्षमता पर निर्भर करती है। अगर अनुमानित कीमत की बात करें तो हस्तचालित रोपाई यंत्र की कीमत लगभग 8 से 10 हजार रुपए होती है, जो कि 4 से 6 कतारों में रोपाई करता है। वहीं शक्ति चलित रोपाई यंत्र की कीमत 2,60,000 से 4 लाख रुपए तक हो सकती है। इनकी खरीदी पर शासन किसानों को अनुदान भी देती है। अगर अनुदान की बात करें कि इन यंत्रों पे अनुदान कैसे दी जाती है, तो मैं बता दूं कि हमारे सभी कास्ट के लिए अलग अलग अनुदान राशि तय की गई है। तो आप ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिस में आप जा सकते हैं, वहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी। तो आप इसके लिए जानकारी ले सकते हैं प्रखंड कृषि कार्यालय से। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, आज हम आपको गांव अनंतपुरा, जिला जयपुर के किसान बाबूलाल यादव से मिलवा रहे हैं, जिन्होंने वर्षा जल की एक एक बूंद के महत्व को समझा और इस वर्षा जल को फार्म पॉन्ड में एकत्रित कर रहे हैं। तो इन्होंने वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार से किया, आइए जानते हैं खुद इन्हीं से। राजस्थान में वर्षा की कमी के कारण कई जिलों में प्रायः सूखे की स्थिति बनी रहती है। जिन क्षेत्रों में सिंचाई की अधिक सुविधा होती है, वहां भी बरसाती पानी बहकर व्यर्थ चला जाता है। ऐसी असमान परिस्थितियों में प्रदेश के किसान या तो प्रकृति, वैसे भी राज्य में भूमिगत जल स्तर का निरंतर गिरते जाना एक अत्यंत ही चिंता का विषय बनता जा रहा है। ऐसे में वर्षा जल को संग्रहित कर उसका विवेकपूर्ण उपयोग करना आज की जरूरत बन गई है। पानी के अभाव को देखते हुए मैंने ये फार्म पॉन्ड बनाया है। तो यहाँ डार्क जोन एरिया है, यहाँ पानी की बहुत दिक्कत है, तो इसलिए मैंने ये फार्म पॉन्ड बनवाया है। तो इसके काफ़ी फ़ायदे हैं। जैसे मेरे पॉली हाउस लगा हुआ है, तो इसका पानी इसमें गिर जाता है और बरसात का पानी फसल के लिए भी अच्छा रहता है। तो इसको देखते हुए मैंने ये फार्म पॉन्ड बनवाया है। इसकी लंबाई 30 मीटर की है और चौड़ाई 8 मीटर की है और गहराई है जो 3 मीटर की है। तो इसमें पानी इकट्ठा हो जाता है और एकत्रित पानी करके और अंदर बाहर फसलों में दे देते हैं। तो हम इससे ड्रिप द्वारा पानी चलाते हैं, तो ड्रिप में पानी भी कम लगता है और
अच्छी पैदावार होती है। आज फार्म पॉन्ड किसानों के लिए वरदान सिद्ध हो रहे हैं। दरअसल इन फार्म पॉन्ड यानी कि छोटे तालाबों में किसान बरसाती पानी को संग्रहित कर लेते हैं, जो कि काफी उपजाऊ भी होता है। इनसे विपरीत परिस्थितियों में रबी और खरीफ फसलों में सिंचाई कर बेहतर उपज प्राप्त की जा सकती है। कच्चे फार्म पॉन्ड तो खेत के आसपास का जल स्तर भी बढ़ाते हैं। साथ ही पॉन्ड से सिंचाई में यदि स्प्रिंकलर या ड्रिप का प्रयोग किया जाए तो 1.5 गुना भूमि में सिंचाई की सुविधा प्राप्त की जा सकती है। और इसके और भी कई फायदे हैं, जैसे कई फसलों में रोग धोग आता है वो भी इससे नहीं आता है। पानी इकट्ठा हो जाता है, यहाँ हमारे पानी की बहुत दिक्कत है। और जैसे बारिश के दिनों में बारिश से पानी इकट्ठा हो जाता है और बारिश नहीं आती है। जब मैंने इधर सोलर लगा रखा है तो इसमें पानी कम है, तो वो सुबह से शाम तक इसमें चलता रहता है और पानी एकत्रित हो जाता है और फिर इससे मैं काम में ले लेता हूँ। हमने इसके ये तार बाउंड्री कर रखी है। तार बाउंड्री का बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे आवारा कुत्ते हैं, गाय हैं और पशु हैं, आदमी हैं, तो इसमें गिरने का काफ़ी डर रहता है। तो इसलिए हमने ये तार बाउंड्री कर रखी है, तो इससे काफ़ी फ़ायदा है। और इसमें जैसे बरसात आती है उससे पहले इसमें जैसे गर्मी के दिनों में खूब आंधी तूफान ये आता है, तो इसमें कचरा मिट्टी ये कई कीटाणु पैदा हो जाते हैं, तो इसलिए पानी थोड़ा बेकार हो जाता है। तो इसलिए इसको बरसात आने से पहले साल में एक बार अच्छी तरह से साफ सफाई करके और फिर ऊपर के जैसे गटर लाइन के पाइप हैं इनका जो भी पहला पानी आता है कचरा मिट्टी का वो डल जाता है, उसको बाहर निकाल के साफ सफाई करके और अच्छा शुद्ध बरसात का पानी डालते हैं इसमें। इस पर किसानों को सरकार सब्सिडी भी देती है। तो हमने ये बनवाया जब करीबन 70% सब्सिडी थी, तो वो फार्म पॉन्ड की हमारे खेत में साइज नहीं बैठी, तो इसलिए हमने हमारे बेस पे ही बनवाया था। तो हमने सब्सिडी नहीं ली है इस पर, हमने हमारे बेस पे ही किया है। अगर किसान भाई कोई बड़ा बनवाना चाहे तो सरकार इसमें 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी देती है और बहुत अच्छा बड़ा फार्म पॉन्ड बनता है। और अभी मैंने फाइल लगाई है, तो अभी मैं भी बड़ा फार्म पॉन्ड बनाऊंगा। बरसात के पानी का सिंचाई के कार्यों में बेहतर उपयोग हो रहा है और इससे गांव का पानी गांव में और खेत का पानी खेत में उपयोग करने की वैज्ञानिक सोच सार्थक सिद्ध हो रही है। खास तौर से छोटे एवं मझोले किसानों के लिए फार्म पॉन्ड में वर्षा जल का संग्रहण वरदान साबित हो रहा है। आगे और भी हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसके तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है अर्जुनपुरा जिला कोटा से रामकिशन सैनी जी। आप अन्नदाता कार्यक्रम के माध्यम से भिंडी की फसल में लगने वाले कीटों की रोकथाम पर जानकारी चाहते हैं। तो रामकिशन जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आज हम बात कर रहे हैं भिंडी के तना एवं फल छेदक कीट के बारे में। इस कीट भिंडी के फसल को काफ़ी तादाद में नुकसान करता है। यह देखा गया है अगर समय रहते इसका उचित प्रबंधन नहीं करने पर इसमें 30 से 40% तक की हानि होती है। इस कीट के लटे भिंडी की फसल में काफी क्षति पहुंचाती हैं, जो कि फलों में छेद कर अंदर घुस जाती हैं और फल खाकर नुकसान पहुंचाती हैं। इसके प्रकोप से शुरुआत में अंतिम प्ररोह मुरझा जाती हैं और गिर जाती हैं। फल फूल कलिकाएं भी गिर जाते हैं। साथ ही फल अनियमित आकार के हो जाते हैं और वर्षा के बाद वातावरण में ज्यों ही आर्द्रता बढ़ती है, इस कीट का प्रकोप
प्रचंड रूप ले लेता है। तो जब भी किसान भाई आप इसका अच्छी उपज लेना चाहते हैं तो आपको इस कीट का समेकित कीट प्रबंधन उपाय का अपनाना होगा। इसके लिए किसान भाई सबसे पहले आपको क्या करना है कि गर्मी के दिनों में खेत की कम से कम 2 से 3 बार जुताई करें। इससे क्या होगा कि कीट का जो जीवन चक्र है उसको हम ब्रेक कर सकते हैं, ये बहुत आवश्यक है। इसके बाद खेत की जुताई करते समय जब आप फसल के लिए तैयारी करेंगे उस समय 250 किलोग्राम नीम या करंज की खली प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। और खेत की तैयारी करते समय और एक चीज़ों की आपको ध्यान देना है कि उसमें जो भी खरपतवार है या पूर्ववर्ती फसल है उसका कोई भी डंठल या अवशेष नहीं रहे। और एक चीज़ की ध्यान देना है, हम विशेषकर जो समेकित कीट प्रबंधन में बात करते हैं कि आपको जो है जो पोषक तत्व की संतुलित मात्रा है उसका प्रयोग करना है। यहाँ देखा गया है कि किसान अधिकतर नाइट्रोजन युक्त खाद का प्रयोग करते हैं, उसमें डीएपी का प्रयोग करते हैं, लेकिन पोटास नहीं प्रयोग करते हैं। तो पोटास कीट और बीमारी में लड़ने के लिए पौधा को शक्ति देता है। आइए हम बात करते हैं कि इसका बीज, जब बीज को आप बोएंगे उससे पहले बीज को शोधन करना बहुत ज़रूरी है। और बीज को शोधन आप जो है कीटनाशक से करें, उसमें थायोमिथाक्सम 5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से या इमिडाक्लोप्रिड 5 ml प्रति किलोग्राम बीज की दर से इसका आप उपयोग करें। और किसान भाई और एक चीज़ का आपको ध्यान देना है, आप अपने खेतों का हमेशा निगरानी में रखें। इसके लिए आपको ट्रैप है उसका प्रयोग करना पड़ेगा या ल्यूर का, ताकि हमें पता चले कि हमारा खेत में कीटों की संख्या कितना तादाद में है या कितना बढ़ रहा है। जब फसल 40 से 45 दिनों की हो जाए तब खेत में अंड परजीवी ट्राइकोग्रामा किलोसिस 1 लाख प्रति हेक्टेयर छोड़ें। इसके कारण फसल में इन कीटों का प्रकोप कम हो सकता है। तो जैसे ही आपको पता चले कि आपके खेत में कीटों की संख्या बढ़ रहा है तो उसके लिए किसान भाई सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपके पास जो नीम निर्मित 5% नीम का घोल होगा उसका आप प्रयोग करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में आप आवश्यकता अनुसार आप रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इसमें थायोमिथाक्सम 2 ग्राम 10 लीटर पानी में घोल करके उसका स्प्रे करेंगे, या फिर स्पाइनोसेड 3 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करेंगे। लेकिन इन सब काम करने के साथ साथ किसान भाई आपको ये ध्यान में देना है, आप दवा का तब प्रयोग करेंगे जब कीटों की संख्या आर्थिक क्षति से ज़्यादा है, तो उस समय ही दवा का प्रयोग करेंगे। आप कोशिश कीजिए जो भी दवा का प्रयोग करेंगे वो सवेरे करेंगे या शाम को करेंगे। और एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है भिंडी के खेती में, जब आप दवा का प्रयोग करेंगे उसके बाद कम से कम 5-7 दिन के बाद ही आप फसलों को तोड़ाई करें, नहीं तो उसमें काफ़ी सारे अवशेष रह जाता है। ये व्यक्ति के लिए, खाने वाले के लिए काफ़ी हानिकारक साबित हो सकता है। तो किसान भाई इन सारे बताए गए उपाय से हम इस कीट को हम नियंत्रण में रख सकते हैं और भिंडी की खेती करके हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadataraajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।